और बिहार में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। अब शाम 7 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जहां वाहन आवागमन हो सकेंगे, ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य भी होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी। दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। लॉकडाउन खत्म करने के बारे में निर्णय बिहार के आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में हुआ। सीएम नीतीश ने लॉकडाउन खत्म करने के ऐलान के साथ ही अपने ट्वीट में कहा कि लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण में कमी आई है। इस वजह से लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकारी और निजी कार्यालयों में शाम 4 बजे तक काम होगा। सिर्फ 50% अधिकारियों कर्मचारियों को ही बुलाया जा सकेगा। दुकानों के खुलने की अवधि शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही कई पाबंदियां खत्म हो गई हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिला अधिकारियों को दी गई है। प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को इसमें सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है और इसके साथ ही डीएम कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अपने इलाके में सख्ती बरतने के साथ धारा 144 जैसे नियम लागू कर सकेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, कल बैठक हुई और बैठक में अनलॉक की प्रक्रिया में कई अहम फैसले लिए गए। क्या कुछ फैसले लिए गए और किन किन विभागों में छूट दी गई? 4 लॉकडाउन होते तो ऐसी अपेक्षा की जा रही थी 1 सप्ताह तक कुछ ढील तक, यानी 15 जून तक कुछ रिलीफ के साथ साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो ये लिया है कि क्योंकि संक्रमण की दर काफी कम हो गई है, 0.7% संक्रमण की दर बची है, ऐसे में लॉकडाउन लगाना सही नहीं है क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी भी हो रही है। तो सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन को विड्रॉ किया और लॉक की तरफ चले गए और तमाम तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो खत्म हो गई हैं। कुछ शर्तों के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको कि होम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए क्लियर किया है। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि नाइट कर्फ्यू शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू बरकरार रहेगा, यानी रात के समय जो गतिविधियां हैं मूवमेंट की वो नहीं होंगी। कहीं ना कहीं एक जो पहले था लॉकडाउन से पहले जो गतिविधियां थी उसको रिवर्स वे में ले जा रहे हैं, अनलॉक की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा जो दुकानें खुलती थी वो पहले 7 से 10 माफ कीजिएगा 6 से 10 खुलती थी, उसके बाद 6 से 2 किया गया। अब जब लॉकडाउन हटाया गया तो 6 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दिया गया, यानी आप 5 बजे शाम तक दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन वो उन दुकानों को खोलने के लिए जो रोटेशन पॉलिसी है, यानी ऑड इवन है, या कह सकते हैं कि कुछ चीजों की दुकान एक दिन खुलेगी और कुछ चीजों की दुकान दूसरे दिन खुलेगी, यानी जो ये व्यवस्था है ये लागू रहेगी। यानी सारी दुकानें एक साथ मंडी में या बाजार में नहीं खुलेंगी। किराना की दुकान रोज खुलेगी, फल सब्जी की दुकान रोज खुलेगी, वो पहले से वो नियम है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो छूट दी गई वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और निजी वाहनों के लिए दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन 50% के साथ और निजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए छूट दे दी गई है, यानी अब आप अपनी निजी गाड़ी से कहीं आ जा सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। यानी आप गाड़ी के अंदर कितनी क्षमता में लोग बैठने चाहिए ये पहले से एमवीआई एक्ट में निर्धारित है। उसके अलावा आप मास्क का प्रयोग करें, गाड़ी के अंदर भी है बाहर भी है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ जरूरत है। तो तमाम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना सुनिश्चित कराना जिला प्रशासन का काम है। उसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो भी चीजें हैं उनका पालन लोगों को करना है। ये कई छूटें भी दी गई हैं। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सरकारी कार्यालय है और निजी कार्यालय है, आज निजी कार्यालयों को अभी रोक थी, तो अब निजी कार्यालय भी अपनी 50% कैपेसिटी के साथ खुल सकते हैं। वही सरकारी कार्यालय भी 50% कैपेसिटी के साथ खुल सकते हैं। ग्रुप डी और ग्रुप सी के कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो गजेटेड है उनके लिए नियम लागू नहीं, और ये शाम 4 बजे तक। तो शाम को कोशिश की जा रही है कि शाम 5 बजे के बाद और सुबह अगले सुबह 5 बजे तक 5 बजे तक लगभग 12 घंटे एक तरह से कर्फ्यू रहे, जिससे वायरस जो है वो आइसोलेट हो और लोग भी कहीं लोगों के नजदीक में न जाए, तो कहीं ना कहीं इसका संक्रमण और कम। जी शशांक जी, लेकिन जिस तरीके से अनलॉक 1 में ये हुआ था कि दुकानें जो थी वो 2 बजे तक की
अवधि बढ़ा दी गई थी खुलने की, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जो ये लगातार मांग कर रहे थे कि अवधि जो है दुकान खुलने की और बढ़ाई जाए, क्योंकि होता ये था कि जो भी ज़रूरी जैसे किराना स्टोर हैं, ये यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं वो सुबह सुबह आकर के सौदा कर लेते हैं, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी हैं जो 10 और 11 बजे खुलती हैं और उसके बाद ही वहाँ पे ग्राहक आने शुरू होते हैं। तो लगातार ये दुकानदार मांग कर रहे थे कि इसकी खुलने की अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि जब वो 10 और 11 बजे दुकान खोलते हैं और जब उनके बिकने का वक्त होता है तब लॉकडाउन की वजह से 2 बजे बंद कर दिया जाता था। तो इस वजह से एक तरीके से देखा जाए तो ये फैसला 5 बजे तक जो खुलने का दिया गया है, ये फैसला काफ़ी अहम है। 2 तारीख से नहीं, 2 जून से लेकर 8 जून तक, 3 जून से लेकर 8 जून तक जो लॉकडाउन कोड लगा था उसमें अन्य चीजों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी और दुकानों का समय 2 बजे तक बढ़ाया गया था। इससे पहले देखिए नियाज की सिर्फ किराना की दुकान यानी जो ग्रोसरी है उसको छोड़कर, फल सब्जियों की दुकान को छोड़कर किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति ही नहीं थी। ऐसे में जो लोगों को कुछ रिलीफ दिया गया था कि 2 बजे तक आप खोल सकते हैं और अन्य चीजों की भी दुकानें खुलेंगी और वो कहीं ना कहीं अल्टरनेट डे में खुलेंगी। लेकिन अभी जो छूट दी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अब शाम 5 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से उन लोगों को बहुत फायदा हुआ जो ऐसे दुकानदार हैं जिनकी बिक्री 12 के बाद शुरू ही होती थी। अगर किसी को फर्ज कीजिए कि किसी को चप्पल लेनी है तो सुबह 6 बजे जाके चप्पल नहीं लेगा, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो इनकी बिक्री का टाइम अलग होता है। ग्रोसरी और सब्जी फल ऐसी चीजें हैं जो लोग सुबह ही जाके लेते हैं लोग। तो निश्चित रूप से सरकार ने सभी वर्ग को ध्यान में रख के कोशिश की है कि जो व्यापारी हैं, जो ट्रेड करते हैं, उनको भी ये सहूलियत हो और जो खरीदार है, ग्राहक है, उनको भी सहूलियत हो। और दुकान जब दिन भर खुली रहेगी तो एक साथ दुकान में भीड़ भी कम लगेगी, ये भी सरकारी कोशिश है। क्योंकि अगर जब 4 घंटे दुकान खुलती थी तो ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते थे कि उसी समय जाए, तो दुकानों में भी भीड़ बढ़ती थी। तो जब ये समय बढ़ गया है तो दुकानों की भीड़ भी कम हुई, तो निश्चित रूप से तमाम तबकों को फायदा हुआ। देखिए अब अनलॉक शुरू हो गया है, तो अगर कहीं स्थितियां खराब नहीं हुई, जिला पदाधिकारियों को ये आदेश है, जिला पदाधिकारियों के पास ये अधिकार है कि अगर कहीं पर परिस्थितियां असामान्य होती हैं या उनमें से जो सुधार हो रहा था वो फिर वो कहीं ना कहीं खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ने लगता है, तो आपके पास पूरे अधिकार हैं, आप तमाम चीजों को एक्सरसाइज कर सकते हैं। धारा 144 भी लगा सकते हैं जिसके तहत आप पब्लिक गैदरिंग को बैन कर सकते हैं। तो भीड़ भाड़ और बाजार को बैन करने के जिलाधिकारी के पास आदेश अधिकार आदेश हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जिला स्तर पर तमाम चीजों पर निगाह रखी जाएगी और राज्य सरकार जो है कोरोना के मामले पर कहीं ना कहीं उससे ग्राफ पर ध्यान दे रही है। लेकिन शशांक जी, जिस तरीके से जैसे जो प्रॉपर दुकानदार हैं जिनके पास दुकानें हैं वो तो दुकानदार अपने दुकान खोल सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे मोटे व्यापारी हैं जो ठेले पे कोमचे पे जो सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस अनलॉक 2 में उन्हें भी बेचने की पूरी तरीके से छूट है? देखिए बाजार खुलने की बात है नियाज, वहाँ पर कहीं रेडी वाले, ठेले वाले, फुटपाथ वाले, इन पर कहीं कोई अलग से रिस्ट्रिक्शन और ऑर्डर नहीं है। तो निश्चित रूप से जब दुकानें खुलेंगी तो वो भी दुकान की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो भी बेच रहे हैं। वो छोटे दुकानदार हैं या फुटपाथ पे लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, तो तमाम लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आया। और हम बाजार में निकलते हैं तो देखते हैं कि तमाम लोग पहले भी जब 2 बजे तक थी या 10 बजे तक था, तब भी सारे लोग जिनकी जो नियमों के मुताबिक जो सामान बेचने की अनुमति थी वो लोग ठेला भी लगाते थे और फुटपाथ पे भी अगर कोई लगा रहा है किनारे बांस बल्ला गाड़ते तो वो भी लगाते थे। तो कहीं उनके लिए कोई रोक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कोरोना में सबसे ज्यादा वही तबका परेशान हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी संवेदनशील है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, इसलिए वो भी पहले की तरह जो आम दुकानदार जैसे खोलेंगे उस तरह वो फुटपाथ और रेडी वाले भी खोलेंगे निश्चित रूप से। जी, लेकिन जिस तरीके से इस अनलॉक 2 में सारी चीज़ें धीरे धीरे हालांकि खुलने की प्रक्रिया वो शुरू हो रही है, लेकिन जहां तक शैक्षणिक संस्थान की बात है तो शैक्षणिक संस्थान को लेकर के अभी मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि अभी ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। तो शैक्षणिक संस्थान कब तक खुलेंगी? क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कि जो स्कूल या कॉलेज जो हैं, खास करके अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल बंद ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर छोटे बच्चे हैं और वो जाएंगे तो अगर संक्रमण के शिकार होते हैं तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर कॉलेज की बात की जाए जहाँ 18+ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, तो क्या कॉलेज के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए जिससे कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो सके? कुछ तो ऐसे जो गाइडलाइन जारी करके। देखिए नियाज, पिछली बार अगर देखा जाए तो वहां भी जब पढ़ाई शुरू हुई थी तो वो भी बड़े क्लासेस से शुरू हुई थी। पहले ग्रेजुएशन को नहीं
जो कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उनको अनुमति दी गई थी। उसके बाद इंटर की दी गई थी, फिर सेकेंडरी की दी गई थी, मिडिल की दी गई थी। ये एक प्रोसेस था पूरा। तो कहीं ना कहीं इस बार भी सरकार इस बात को लेकर अभी, चूंकि भी कोरोना के केसेस मौजूद हैं और ऐसे में स्कूल कॉलेजेस खोलना थोड़ा सा रिस्क है, तो कहीं ना कहीं अभी सरकार वेट करेगी और संक्रमण की दर और थोड़ा और कम होने की कोशिश में है। उसके बाद अभी चूंकि वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है, तो जो कॉलेजेस हैं उसके लड़के बड़े होते हैं 18 साल से ज्यादा का, तो ऐसे में एक ड्राइव भी सरकार चला सकती है जिसमें स्कूल और जो प्लस 18 से ज्यादा इसके उम्र के छात्र, चाहे वो +2 के हों या फिर कॉलेजेस के हों, उन तमाम छात्रों को, टीचर्स को, पारा स्टाफ है, जो कॉलेज के जो गैर शैक्षिक स्टाफ है, वो तमाम लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी चलाए जाने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी सरकार की कि पहले जो लोग 18+ हैं, जिसमें कि बड़े संख्या में छात्र हैं, वो वैक्सीन ले लें। उसके बाद कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा चुकी है। अब सरकार मिनिमम रिस्क पे काम करना चाहती है, वो किसी स्तर पर रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसलिए वैक्सीन आपके पास है और वैक्सीन बहुत बड़ा हथियार है, तो निश्चित रूप से लग रहा है कि कुछ दिनों बाद कॉलेजेस खोले जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन रहेगी कि तमाम छात्र और शिक्षक वैक्सीन ले चुके हैं, तो कॉलेजेस खुल सकते हैं। उसके बाद, क्योंकि देखिए अभी आप केंद्र सरकार ने ही +2 की परीक्षाओं पे रोक लगा दी थी, कहीं ना कहीं परीक्षाएं इंटरनल असेसमेंट के थ्रू होंगी, तो कहीं ना कहीं सरकार भी ध्यान दे रही है कि परीक्षाएं नहीं है, क्लासेस अभी कैसे होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार बहुत ठोक के कदम इस बार रख रही है। और जो तीसरी लहर की बात आ रही है, तो उसमें भी वैक्सीन ही एक बहुत बड़ा कारगर उपाय है। तो कोशिश है सरकार की कि अभी छोटे क्लासों को बिल्कुल ना खोला जाए और बड़े क्लास के बच्चों को अगर खोला भी जाए, छूट भी दी जाए स्कूल कॉलेजेस को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, तो वो क्योंकि उनके वैक्सीन के दायरे में आते हैं, तो वो वैक्सीन ले लें। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द ही छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन चलने वाला है, बिहार में भी, पूरे देश में। जी बिल्कुल, अगर छात्रों के लिए अगर वैक्सीनेशन कैंपेन चलेगा तो जाहिर सी बात है उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के खुलने के जो रास्ते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शशांक। वहीं कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं और इससे संबंधित तैयारी के साथ साथ बोकारो में व्याप्त बिजली संकट के निराकरण के लिए बोकारो के उपायुक्त कार्यालय के सभागार में एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी अधिकारियों के अलावा बोकारो के सभी विधायक उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त राजेश सिंह ने थर्ड वेव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों को सतर्क बताया है। वहीं बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने नए ग्रिड से सप्लाई शुरू किए जाने का काम 2 दिन में शुरू हो जाने की बात कही। इस दौरान चारों विधायकों ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा की। कि भाई ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, कैसे ऐसा हुआ वो बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और उन्होंने कहा, आग्रह किया कि आप धरने पे मत बैठिए, हम लोग इसको संज्ञान लेकर करवाते हैं। उन पे विश्वास करके उनकी बातों को जब मुख्यमंत्री इस बात को ले, और कंपनी इतना बड़ा औकात वाला नहीं रह गया कि उसके लिए हमको यहाँ धरना पड़े। एक बार के आंदोलन में तो उसका जो CEO है और उसका जितने भी पदाधिकारी है, सभी को यहाँ से कंपनी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। थर्ड वेव नहीं आए इसके लिए तो ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं, यदि आ जाए तो कैसे इसका हम लोग सामना करें उसको देखें। सांसद जी ने और हम लोगों ने विशेष रूप से कहा है, जो वेदांता ने 100 बेडेड अस्पताल लगाया है, वो चंदन कैरी का जो पूरा क्षेत्र है, जो 50 किलोमीटर में 60 किलोमीटर में जो फैला हुआ क्षेत्र है, वहाँ एक भी अस्पताल नहीं है। वो वहाँ लगना चाहिए था, नहीं लगने के कारण जनता में आक्रोश है। इन लोगों ने अपना क्लियरिफिकेशन दिया। आज जो घटनाएं हुई आप लोगों के सामने है, प्रशासन कहीं ना कहीं कंपनी या कंपनी के द्वारा ही संचालित हो रहा है, ऐसा माहौल है कि कंपनी को बताना चाहते हैं, राज्य प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि संजीदगी के साथ कंपनी चलाए, तभी जाकर चलेगा। विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन यदि कहीं दिक्कत होगा तो फिर हम लोग संबंधित हम लोग को तैयारियां करनी है थर्ड फेज को लेकर, उसकी बैठक हुई है। और जो बिजली की समस्या राज्य में और खासतौर से बोकारो जिला में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि DVC का उत्पादन एरिया भी यही है, तो उसको लेके हम लोग कैसे उसको दुरुस्त किया जाए, उस पर बैठक। नहीं, DVC से बिजली नहीं मिल पा रही जितना कि वहाँ अपेक्षित है, उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि आज सभी जनप्रतिनिधि आप लोग बैठे। देखिए, आज हम लोग ने बात किया है DVC के अधिकारियों से, निश्चित तौर पर उनको चेतावनी दी गई है कि अगर आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई भी होगी, आप पे केस भी होगी। ये पूरे एक स्वर में सभी विधायक और सांसदगण और उपायुक्तगण और जितने भी अधिकारी उन्होंने बोला है, प्लस
उनके बीच में और जो राज्य के अधिकारी हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी, उसको दुरुस्त करने की बात कही गई है। लोड शेडिंग डीवीसी से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो जहाँ जहाँ फॉल्ट होता है उसको सेंसर से ये चेकअप नहीं कर पा रहे हैं। उनका जंपर बहुत जगह लूज हो जा रहा है, जो पुराने जंपर्स हैं उनको ठीक करने के लिए। वहीं झारखंड में वैक्सीन बर्बादी को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार किया। प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने दीपक प्रकाश के बयान को बेबुनियाद बताया। वहीं वैक्सीनेशन में हो रही देरी के लिए केंद्र में बैठी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बर्बादी की बात कही जो बिल्कुल झूठी थी, तथ्य से परे थी। 4.63% यहाँ पे वेस्टेज हुआ था वैक्सीनेशन, और उन्होंने कहाँ 73% दिखा रहे थे। तो भाजपा का ये चरित्र रहा है कि जहाँ उनकी सरकार नहीं रहती है वहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उस हथकंडे को इस राज्य की जनता ने समझ ली है, और पिछले चुनाव में, उसके बाद बाई इलेक्शन में, फिर बाई इलेक्शन में उनको मुँह के खानी पड़ी। तो भाजपा अपना चरित्र, अपने कैरेक्टर को ठीक करे। वैक्सीनेशन में बर्बादी की बात कही जो और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, वैक्सीन बर्बादी पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। शुभम। बिल्कुल नियाज कह सकते हैं, क्योंकि जिस दिन से झारखंड में टीकाकरण का शुभारंभ हुआ था उस दिन से कहीं ना कहीं झारखंड सरकार केंद्र सरकार पर शुरू से ही हमलावर रहा है, और विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में है वो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार पर लगातार सवालिया निशान खड़ा करते रहा है। चाहे वो टीकाकरण प्रोसेस की बात कर ले, चाहे वो अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात कर ले। लेकिन इस कड़ी में जिस तरीका से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने ये माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के मैदान में जा रही थी तब भारतीय जनता पार्टी को राज्य की जनता का ख्याल नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर बंगाल में चुनाव करने गए थे केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस भी जरूर उस रैली में शामिल थी। कांग्रेस भी प्रचार प्रसार लगातार कर रही थी। तो टीकाकरण को लेकर बयानबाजी का दौर आखिर क्यों उमड़ पड़ा? लेकिन जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया था कि झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी सबसे ज्यादा हुई है, उसी का कटाक्ष करते हुए प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस राजेश गुप्ता ने साफ तौर पे कहा कि झारखंड में सबसे कम बर्बादी हुई है, और उचित समय पर झारखंड सरकार ने सही निर्णय लेते हुए झारखंड की जनता की जिंदगी को बचाने का काम किया है। लेकिन यह देखना होगा जिस तरीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि बीते 2 दिन के जो पहले जो भारत के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया था, उन्होंने कहा था कि 21 जून से 18 वर्ष से और 44 वर्ष के लोगों तक जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। हालांकि झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र से यह मांग कर रहे थे कि झारखंड को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई जाए, लेकिन उस समय आखिर क्या वजह थी कि केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन हम कह सकते हैं नियाज, देर आए दुरुस्त आए, आए तो आए सही, क्योंकि जो परिस्थिति थी झारखंड में, क्योंकि तमाम राज्यों की आर्थिक व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा सी गई थी और कोई भी राज्य सक्षम नहीं था वैक्सीन को निर्यात करने के लिए। इस कड़ी में जिस तरीका से केंद्र सरकार के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एक पहल की शुरुआत की गई है, जो 21 जून से इसका शुभारंभ किया जाएगा, तमाम सरकारी अस्पतालों में टीका मुहैया कराया जाएगा, जो कि झारखंड के युवाओं के लिए, पूरे राज्य के युवाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं अब राज्यवासियों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। इस पे राजनीतिक ना की जाए तो बेहतर है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक सरकार और एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में परस्पर सहयोग बनाने की जरूरत है, तभी जाकर हम पूरे झारखंड वासियों को टीकाकरण का लाभ दे पाएंगे और तीसरी लहर से अपनी जनता को बचाने में हम सार्थक हो पाएंगे। जी शुभम, लेकिन जिस तरीके से ये वैक्सीन बर्बादी का जो आरोप लगाया गया है, इसका आधार क्या है? बीजेपी जो लगातार वैक्सीन बर्बादी का आरोप लगा रही है, इसका कुछ तो आधार होना चाहिए। देखिए, अगर आधार की बात करें तो जिस तरीके से झारखंड में जब शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन की
प्रारंभ हुआ था वैक्सीनेशन देना लोगों को, आम जनता की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से वहां पर विलंब देखा जा रहा था, कतारें लग रही थी लोगों को स्लॉट बुक करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, वैक्सीन की वेस्टेज हो रही थी, तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार, गठबंधन की सरकार को घेरने का शुरू से प्रयास करते रही है। इसी कड़ी में सत्ता पक्ष में जो कि मुख्य पार्टी जेएमएम, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले चाहे वो राजद की बात कर ले, तीनों के ही गठजोड़ से गठबंधन की सरकार बनी है झारखंड में, और तीनों पार्टी लगातार शुरू से ही केंद्र सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही है। चाहे वो वैक्सीन नहीं देने की बात कर ले, चाहे वो ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराने की बात कर ले, तमाम ऐसे चीज हैं। लेकिन जिस तरीका से ये महामारी के दौर में राजनीतिक ना की जाए तो बेहतर है, और ये भारतीय जनता पार्टी को भली भांति समझना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार उस दिशा में पहल कर रहे हैं कि जिससे राज्य की जनता की जिंदगी को बचाया जाए। शायद इसी वजह से उन्होंने कई योजनाओं के इस महामारी के दौर में अपने आवासीय कार्यालय से कई योजनाओं का शुभारंभ किया। उनमें से एक अमृत वाहिनी ऐप है, जिसमें जिस तरीका से लोगों को स्लॉट बुक करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, संजीवनी वाहन के जरिए घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाया गया, अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाया गया। लेकिन अब कह सकते हैं झारखंड ने, और सभी राज्यों की अगर तुलना करें नियाज, तो झारखंड ने एक पायदान हासिल किया है। कोरोना पर जीत झारखंड ने सबसे पहले हासिल किया है, और शायद जो कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है 10 जून के सुबह 6 बजे तक, शायद झारखंड अब अनलॉक की ओर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कुछ ठोस निर्णय ले सकते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेते हुए, ये तमाम सवाल है। लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थिति है टीकाकरण को लेकर झारखंड में, राजनीतिक अपने चरम सीमा पर है। एक तरफ सरकार अपनी काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी के चलते सरकार के कामों में थोड़ा दखल अंदाजी जरूर देखने को मिल रहा है। जी शुभम, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जिस तरीके के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी आई है, कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, वहीं हमेशा से ये भी सवाल उठता रहा है कि इतनी तेज़ी से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है तो क्या पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है? तो इसको लेकर के राज्य सरकार केंद्र सरकार को कहती रही है कि वहाँ से हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, और वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी ये कह रही है कि वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है। ये कुछ समझ में नहीं आता। देखिए नियाज, आपके ने दो बातें, जिस तरीका से वैक्सीन की प्रोसेस झारखंड में तेजी क्यों की गई, क्योंकि झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा था, और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, जिससे मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के जरिए गांव तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक और ग्रामीण लोगों तक जो कि टीका का लाभ नहीं लेना चाहते थे, उनके मन में डर बैठा था, उस डर को दूर किया गया, लोगों को वैक्सीनेट किया गया। लेकिन जिस तरीका से वैक्सीन की कमी जरूर थी, क्योंकि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए झारखंड में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन था, लेकिन 18 वर्ष से 44 वर्ष के नीचे तक के लोगों के लिए झारखंड में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं था। जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक वैक्सीन पॉलिसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब पत्र लिखा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि झारखंड में विपक्ष के तौर पे है, उन्हें आपत्ति इस बात से हुई थी आखिर क्या वजह है कि राज्य सरकार वैक्सीन खरीदना नहीं चाहती है, क्यों केंद्र सरकार से मुफ्त में मांग रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस पत्र में साफ स्पष्ट कर दिया था कि अगर झारखंड सरकार वैक्सीन निर्यात करती है तो 1000 करोड़ का वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा, और ये बात सभी जानते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हों चाहे वो राज्य सरकार के नुमाइंदे हों। क्योंकि अगर जिस तरीका से महामारी के दौर की बात करें 2020 और 2021 में देश की आर्थिक व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा सी गई थी, और उसी का खामियाजा है कि राज्य सरकार अपने आप में सक्षम नहीं है वैक्सीन का निर्वहन करने के लिए, वैक्सीन का निर्यात करने के लिए। शायद इसी वजह से लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर थी, और कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई है। अब यह देखना होगा 21 जून का जो दिन निर्धारित किया गया है वो धरातल पर नजर आता है कि नहीं, क्या झारखंड को और तमाम राज्यों को मुफ्त में टीकाकरण का लाभ मिलता है या नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। तो वैक्सीनेशन के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। झारखंड में वैक्सीन बर्बादी को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।